एम्बुलेंस की सुर्ख और नीली रोशनियां अंधेरे में लरस रही थी। सड़क पर सड़कती एम्बुलेंस के अंदर एक गहरी खामोशी का राज था, जिसे बस सायरन की चीखती हुई आवाज और तिब्बी आलात की हल्की बीप बीप तोड़ रही थी। सफेद बिस्तर पर लेटे सिद्दीकी साहब की सांसें भारी हो रही थी। ऑक्सीजन मास्क के पीछे इनका चेहरा जर्दी माइल हो चुका था, जैसे जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता इनके वजूद से रुखसत हो रही हो। इनकी आंखें नींद थी, लेकिन होश में होते हुए भी वो अपनी बेटी को ना देख सके। सामने बैठी नैना, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी, अपनी जगह साकत थी। इसकी आंखों से आंसू यूं बह रहे थे जैसे किसी टूटी हुई सुराही से पानी टपक रहा हो। वो बाप के बेजान हाथ को थामे बैठी थी, लेकिन इसका अपना वजूद सुन हो चुका था। एम्बुलेंस के झटकों से इसके दिल में हलचल बढ़ती जा रही थी और कानों में वही जहर मुझे अल्फाज गूंज रहे थे जो चंद घंटे पहले इसकी घर की दीवार से टकराए थे। कौन करेगा तुम्हारी बेटी से शादी? जमीन बेगम की तल्ख आवाज इसके कानों में गूंजी, जिसकी माँ बचपन में ही छोड़कर भाग गई थी। ऐसी लड़की बोझ होती है, इन्हें कौन अपनाएगा? फिर इमरान तो फिर हौसला कर रहा है, चाहे जितना है, मगर तुम्हारी नैना को कबूल कर रहा है। नैना का दिल कांप उठा, आंसू तेजी से बहने लगे। इतनी कमजोर होती बाप की उंगलियां जोर से थाम ली। बाबा बाबा प्लीज आंखें खोलें, प्लीज बाबा। इसकी सिसकियां एम्बुलेंस की बंदी दीवारों से टकरा कर लौट आई थी। इसका दिल चाहा कि वो वक्त को पीछे ले जाए, लम्हों को रोकते जब जमीन बेगम ने इनके वकार को रोन डाला था। आज सुबह जब ऊपी रिश्ता लेकर आई तो नैना खुश थी कि शायद वो अपने भाई का हाल देखकर कोई हमदर्दी की बात करे, मगर जो ही इन्होंने इमरान के रिश्ते की बात छेड़ी और बाबा ने इनकार किया, माहौल में जहर घुल गया। जमीन बेगम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। इतने नखरे मत दिखाओ सिद्दीकी भाई, तुम्हारे पास है ही क्या नौकरी के आखिरी सालों में हो, बेटी का मुस्तकबिल अंधेरे में है। ऐसे में इमरान से बेहतर कौन मिलेगा? कम से कम नैना को सहारा तो मिल जाएगा। मेरी बेटी किसी नशे के साथ नहीं जाएगी, सिद्दीकी ने गुस्से से कहा, लेकिन इसके हाथ कांप रही थे। अच्छा, तुम्हारी बेटी कौन सा हीरे जवाहरात में पली बड़ी है? सरमीन ने जहरीली हंसी हंसी। जिस माँ को अपना शौहर छोड़कर भाग जाए, इसकी बेटी के नसीब वैसे भी रुसवाई ही लिखी होती है। ये सुनते ही सिद्दीकी साहब का चेहरा फक हो गया, इनकी सांसें उखड़ने लगी और नैना ने देखा वो दोनों हाथ सीने पर रखकर कुर्सी पर गिरते चले गए। एम्बुलेंस के अंदर नैना का दिमाग माजी की कलियों में भटक रहा था। बाबा मत छोड़े मुझे, इसने फूट फूट कर सिद्दीकी साहब के चेहरे पर बेबसी छाई हुई थी। ऑक्सीजन मास्क के अंदर इनकी सांसें मजीद बोझल हो रही थी। अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस की गिरफ्तार आवाज गूंजी और दरवाजा झटके से खुला। सफेद रोशनियों में नहाए अस्पताल के बरामदे में हर तरफ मरीज, नर्से, वार्ड बॉय भाग दौड़ में मसरूफ थे। जैसे ही एम्बुलेंस रुकी तो वार्ड बॉय दौड़ते हुए आए और सिद्दीकी को एहतियात से स्ट्रेचर पर मुंतकिल करने लगी। नैना जो अब तक बाप की के हाथों को थामे हुए थी, वह मुश्किल अपने कदम घसीटते हुए इनके साथ अंदर की तरफ बढ़ी। जल्दी करो, मरीज की तबीयत बहुत ख़राब है, एक वार्ड बॉय ने दूसरे से कहा और दोनों मिलकर सिद्दीकी साहब को तेज़ी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ धकेल दिया। नैना के कानों में मशीनों की बीप बीप, स्टाफ की भागदौड़, दूसरे मरीजों की कराहें गूंज रही थी। इसका दिमाग सुन हो गया था। वो साथ साथ चलती जा रही थी और खुद को हौसला दे रही। बीबी आप यहाँ रुके, अंदर नहीं जा सकती, वार्ड बॉय ने रास्ता रोकते हुए कहा। नैना ने आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा भी नहीं। बाबा मुझे बाबा के पास जाने दो, इसकी आवाज़ लरस रही थी, मगर वो जानती थी कि कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं। सफेद कोट में मलबूस डॉक्टर सिद्दीकी के इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। इनकी आवाज़ें आपस में गटमट हो रही थी। ईसी जी निकालो, ऑक्सीजन लेवल चेक करो, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। नैना का दिल सीने में मुट्ठी की तरह बिछ गया। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। इसकी आंखें दरवाजे पर जमी थी जहाँ इसके बाबा को अंदर ले जाया गया था। वक्त जैसे रुक गया था, घड़ी की सुइयां चल रही थी, मगर इसे महसूस हो रहा था जैसे वो इसी लम्हे में कैद हो गई हो। आधा घंटा गुजर चुका था, मगर हर गुजरता सेकंड नैना पर क़यामत की तरह गुजर रहा था। फिर दरवाज़ा खुला। एक डॉक्टर सफ़ेद कोट में मलबूस, चेहरे पर सख्त आंसू लिए इसके सामने खड़ा था। आप पेशेंट की बेटी हैं? डॉक्टर ने संजीदा लहजे में पूछा। नैना ने सर हिलाया जैसे वो बोलने की हिम्मत नहीं रखती, और डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आपके वालिद को मेजर अटैक हुआ है, इनकी हालत काफ़ी नाजुक है, इन्हें फ़ौरन ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है और इसमें कम अज़ कम 5 लाख का खर्चा आएगा। नैना की आंखें फैल गई। 5 लाख? इसकी आवाज़ कांप गई। जी आप पहले पैसे जमा करवाएं, तभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, डॉक्टर ने सपाट लहजे में कहा। नैना की सांस अटक गई। इसका दिमाग सुन हो चुका था। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं, इसके अल्फाज डरस रहे थे। आप प्लीज़ इलाज शुरू करें, मैं किसी न किसी तरह पैसे ले आऊँगी। इसने सर झुकाया और आंखें बंद कर ली। आंसू इसके गालों से बहकर हथेलियों में जज्ब होने लगे। वो ज़ारों कतार रोने लगी जैसे इसका पूरा वजूद टूट रहा हो। अस्पताल के फर्श पर बैठी वो लड़की नहीं, एक बेबस बेटी थी जो इस दुनिया से अपने बाप की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। इसने आज तक इस दुनिया की तल्ख हकीकत नहीं देखी थी। सिद्दीकी साहब ही वाहिद इसका आसरा था। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो वो कहाँ जाती? इसको लगा था कि डॉक्टर इसकी बात सुन लेगा, मगर वो मासूम जानती ही नहीं थी कि यहाँ महज पैसों की ज़बान बोली जाती है। अगले को इंसान समझा ही नहीं जाता। बाबा को कैसे बचाऊं? अभी वो यही सोच रही थी कि किसी से मदद तलब करे, तो अचानक किसी ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। नैना ने सूजी हुई आंखों से ऊपर देखा। वही वार्ड बॉय था जो एम्बुलेंस में इसके बाप को अंदर ले जाने में मदद कर रहा था। इसके चेहरे पर हमदर्दी थी, मगर इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बाजी
ये हिम्मत मत हारो, सब रास्ते बंद नहीं होते, इसने धीरे से कहा। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी भीगी आंखों से इसे देखती रही। वो बोलकर चला गया, ये अस्पताल है ना, यहाँ एक ऐसा शख्स भी है जो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। नैना ने धीरे से अपनी आंखें पूछी, जैसे इसका दिमाग इस जुमले को समझने की कोशिश कर रहा हो। कौन? इसकी आवाज़ थरथरा रही थी। इसको एक लम्हे में उम्मीद की किरण नजर आई थी। डॉक्टर अहमद वार्ड बॉय के लहजे में किसी अकीदत सी मिठास थी। वो इस अस्पताल के एमडी हैं, मगर इन जैसा दूसरा कोई नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं होता। वो डॉक्टर अहमद की तरफ देखता है। वो किसी गरीब को पैसे की वजह से इलाज से महरूम नहीं होने देते। अगर आप इनसे बात कर लें तो शायद कोई रास्ता निकल आए। नैना की आंखों में एक पल के लिए एक उम्मीद की किरण जागी, मगर फौरन ही बुझ गई। मगर वो क्यों मेरी मदद करेंगे? मैं इनके लिए कौन हूँ? इसने मायूसी से कहा। आप इनके लिए एक मरीज़ की बेटी है, बस इतना काफ़ी है। वो सिर्फ यही देखते हैं कि किसी को मदद की ज़रूरत है और बस आए। मैं आपको इनके पास ले चलता हूँ, वार्ड बॉय ने नरमी से कहा और हाथ आगे बढ़ाया। नैना ने झिझकते हुए इसका हाथ थाम लिया और वो दोनों ऊपर जाने वाली लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट में चढ़ते ही वार्ड बॉय बोला, आपको पता है डॉक्टर अहमद खुद बहुत अमीर घराने से हैं, मगर इनका दिल किसी फ़कीर से भी बड़ा है। वो कहते हैं कि दौलत का अक्सर हकदार वही है जिसको इसकी ज़रूरत हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कई गरीब मरीजों के इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे देते हैं, कई बच्चों के तालीमी अखराजात उठाते हैं। नैना खामोशी से सुनती रही, मगर एक दिन में हल्की सी उम्मीद की लो जलने लगी। लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाज़ा खुला। दोनों लंबे सफ़ेद राहदारी में दाखिल हुए, जहाँ दीवार पर बड़े डॉक्टरों की तस्वीर लगी थी। वार्ड बॉय तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए बोला, आपको पता है एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत यहाँ आई थी, इसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, मगर इसके पास पैसे नहीं थे। वो डॉक्टर अहमद के कदमों में गिर गई, मगर इन्होंने इसे उठाया और कहा, माँ पैसे इंसान के बनाए असूल है, मगर ज़िंदगी का असूल अल्लाह ने बनाया है। मैं अल्लाह का असूल तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता और इसके बेटे का इलाज अपने खर्चे पर कराया। नैना के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। क्या वाकई ऐसे कोई शख्स था? क्या वाकई कोई ऐसा था जो पैसे की दीवार के पार देख सकता था? इस पर बहुत जल्द इसको इस बात का जवाब डॉक्टर अहमद की सूरत में मिलने वाला था। वो दोनों एक शीशे के दरवाजे के सामने आकर रुके, जिसके बाहर एक सुनहरी तख्ती लगी थी। डॉक्टर अहमद, मेडिकल डायरेक्टर। वार्ड बॉय ने नैना की तरफ देखा। अंदर चलिए, वो आपकी बात सुनेंगे। नैना ने लरजते हाथों से दरवाज़ा खोला, एक नई उम्मीद के साथ। शायद वो इसकी बात सुने। बेशक मौजे होते हैं, मगर मौजे भी इन लोगों के लिए होते हैं जिनको रब अता करता है। इसका वक्त नहीं आया था। दफ्तर का दरवाज़ा धीरे से खुला, कपकपाते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुए और वार्ड बॉय इसके पीछे था। कमरा कुशादा और नफीस महंगे फानूस की रोशनी हर चीज़ को दंग कर रही थी। दरमियान में एक लंबा मेज था, जिसके पीछे एक मर्द बैठा था। डॉक्टर अहमद वो किसी शायद फाइल का मुताला कर रहे थे। दरवाज़ा खुला, उसने इसकी तरफ देखा। उसकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी कि नैना ने एक लम्हे के लिए बेख्तियार नजरें झुका ली। साफ सुथरी शेवन, गहरी आंखें, मजबूत नक्शे निगार के साथ वह एक मुकम्मल और हसीन इंसान था। ये क्या है? डॉक्टर अहमद ने वार्ड बॉय पर सिरसिका डालते हुए पूछा। सही, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है, बहुत मजबूर है, वार्ड बॉय ने हिचकिचाते हुए कहा। डॉक्टर अहमद ने बेजारी से किसी की पुष्ट से टेक लगा ली, उंगलियों को आपस में जोड़ लिया। मैं मसरूफ हूँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि किसी को भी यूं मेरे पास मत लाया करो, बाहर जाओ और उसे भी ले जाओ। इसका लहजा सख्त था। नैना का दिल धक से रह गया। हाँ से पहले इसकी आंखों के किनारों पर लरज रहे थे। डॉक्टर अहमद की बेनियाजी ने इसका दिल मजीद तोड़ दिया। नहीं, वो बेख्तियार चिल्लाई। अचानक घुटनों के बल झुककर डॉक्टर अहमद के कदमों में बैठ गई। खुदा के लिए मेरे बाबा का इलाज कर दे। मैं पूरे साल आपके दफ्तर में बगैर तनख्वाह के काम करूंगी, जो कहेंगे वो करूंगी, बस मेरे बाबा को बचा लें। इसकी आवाज़ हिचके में डूबी हुई थी। आंसू बेकाबू होकर इसके रुखसारों से बहने लगे। दफ्तर में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। वाइट बॉय ने हैरत से ये मंजर देखा। इसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ये लड़की डॉक्टर अहमद के कदमों में बैठ जाएगी। जबकि डॉक्टर अहमद अपनी बुरी आंखों से नैना को सर से पांव तक देखा। नैना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर इसका हुस्न अब भी नुमाया था। हल्के रंग का दुपट्टा जो पहले सर पर था, अब कंधों पर लग गया। इसकी लरजती हुई पड़के, सुर्ख होते गुलाबी होंठ और कांपती हुई सांस, ये सब कुछ ऐसा था जिससे डॉक्टर अहमद को चंद लम्हे के लिए साकत कर दिया। इसकी नजरें गहरी हुई होंठ पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी, जिसमें नरमी नहीं बल्कि एक किस्म की शैतानियत थी। वो कुर्सी से हल्का सा झुका, इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साल पर इसने धीरे से कहा, जैसे इसकी बात को दोहराकर वजन तोल रहा हूँ। नैना ने जल्दी से कहा, जितना आप कहेंगे मैं काम करूंगी, पापा को बचा ले। डॉक्टर अहमद एक लम्हे को वार्ड बॉय की तरफ देखा, फिर आंख मारकर इसे जाने का इशारा किया। वो वार्ड बॉय ने नैना पर दस भरी निगाह डाली, मगर फिर खामोशी से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया, क्योंकि इसका काम ही यही था। दरवाजा बंद होते ही डॉक्टर अहमद कुर्सी से उठा, आहिस्ता आहिस्ता नैना के करीब खड़ा हो गया। वो इसके कदमों में बैठी थी, मगर इसे महसूस हुआ जैसे कमरे की फिजा बदल चुकी है। तुम वाकई कुछ भी करने को तैयार हो? अहमद की आवाज़ सरगोशी जैसी थी। इसने घबरा कर नजर उठाई। नैना ने झिझकते हुए कहा, मैं बिना तनख्वाह के काम करूंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, बस आप बाबा का इलाज कर दें। इसकी आवाज़ लरज रही थी, आंखों में उम्मीद की किरण थी। डॉक्टर अहमद ने एक गहरा सांस लिया, कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट।
मगर वो मुस्कुराहट हमदर्दी की नहीं, किसी ऐसी चालाकी की थी जो नैना की सोच से आगे थी। काम करने की जरूरत नहीं। नैना वो धीरे से बोला, बस एक रात तुम्हारी कीमत यही होगी। नैना का दिल जोर से धड़का। इसने हैरत से डॉक्टर को देखा, इसके अल्फाज का समझने की कोशिश की। क्या इसकी सरगोशी में बदल गई? डॉक्टर ने आंखों में गहरी चमक ली, अपनी बात वाजा की, मुझसे एक रात के लिए निकाह कर लो। तुम्हारे पापा का इलाज भी करवाऊंगा और तुम्हारी रिहाई भी। अगले रोज ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नैना के कदम डगमगाए, से यूं लगा जैसे जमीन इसके पैरों तले से खिसक गई हो। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? इसने कपाती आवाज में कहा। डॉक्टर अहमद ने कंधे उचकाए, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। मेरे पास कोई नौकरी नहीं देने के लिए। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बाप का इलाज करवाऊं तो यही एक रास्ता है। नैना की आंखों में बेबसी के आंसू उतर आए। वो कुछ देर खामोशी से खड़ी रही, अंदर ही अंदर अपनी किस्मत पर मातम करती रही। बाबा की कमजोर हालत, अस्पताल के बेरहम दरो दीवार और पैसों की वो दीवार जो जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी थी, ये सब कुछ इसके दिमाग में घूमने लगा। वो इनकार कर सकती थी, अगर मना करती तो बाबा का क्या होता? वो लड़ते होंठों से बोली, ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर अहमद के चेहरे पर एक चमक उभरी। वो खामोशी से दरवाजा खोल कर एक पर्चा निकाल लाया जिस पर पहले से ही कुछ लिखा जा चुका था। नैना की तरफ पर्चा बढ़ाते हुए बोला, इस पर साइन कर दो, हमारा निकाह नामा है। नैना ने पर्चा थाम लिया। हैरत से इसे देखा, इसकी उंगलियां कांप रही थी। मगर मौलवी साहब, इसने हिचकिचाते हुए पूछा। डॉक्टर अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया। वो अस्पताल है नैना, यहाँ पर मौलवी कहाँ से बुलाऊं? तुम इस पर साइन कर दो, हमारा निकाह हो जाए। नैना के लिए समझना मुश्किल था। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसे निकाह नामे पर लिखी हुई शराइत की कोई समझ नहीं थी। मगर बाबा की इस हालत के सामने थी। एक लम्हे के लिए इसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, कांपते हाथों से कलम उठाया और साइन करते ही डॉक्टर अहमद ने एक फातिहाना मुस्कुराहट सजा ली। इसकी आंखों में शातिराना चमक थी, जैसे वो कोई बड़ी बाजी जीत चुका हो। नैना के हाथ अब भी कांप रहे थे, इसकी दिल की धड़कनें बेतरतीब थी। मगर डॉक्टर अहमद के चेहरे पर एक सुकून सा था, जैसे वो एक बड़ी जीत हासिल कर चुका हो। इस दिन का नामा तय किया, जेब में डालते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे बाप का इलाज देख कर आता हूँ, सब कुछ संभाल लेता हूँ, फिर हम चलते हैं। हम अपनी मखसूस संजीदा मगर मगरूर आवाज में बोला और लंबे लंबे कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नैना ने इस बात में सर हिलाया, इसकी आंखें अब भी नमी से भरी हुई थी। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई, दिल में भी एक दुआ थी कि बाबा ठीक हो जाए। वक्त गुजरता रहा, हर लम्हा नैना पर भारी था। वो बेचैनी से कभी हाथ मसलती, कभी दरवाजे की तरफ देखती। आखिरकार तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर अहमद लौट आया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे सब कुछ इसके मुताबिक हो रहा हो, बस सब काम हो चुका है। वो सुकून से बोला, 6 घंटे बाद तुम्हारे वालिद का ऑपरेशन होगा। नैना ने सुकून का सांस लिया, दिल में लाखा शुक्र अदा किया। मगर अगले ही लम्हे अहमद की बात ने इसका सांस रोक लिया। मेरे साथ मेरे बंगले पर चलो। नैना ने चौंक कर इसे देखा, आंखों में बेयकीनी थी कि क्या मैं अभी नहीं जा सकती? अहमद की मुस्कुराहट गहरी हो गई, मगर आंखों में सर्द मेहंदी थी। ये मुमकिन नहीं नैना, मैंने अपनी कीमत तय कर ली है और अब वक्त आ गया है कि तुम कीमत अदा करो। जब तक तुम कीमत अदा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे बाप का इलाज नहीं होगा। वो सफाकी के इंतहा पर था, वो इसकी बात को फरामोश कर चुका था कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ नहीं होती। नैना के चेहरे का रंग फक हो गया। नहीं, पहले बाबा का इलाज हो जाए, फिर जो कहेंगे मैं कर लूँगी, बस मुझे अभी जाने दें। इसकी आवाज़ लरज रही थी, मगर इसके अल्फाज में इल्तिजा थी। डॉक्टर ने एक तंजिया कहका लगाया, ये तुम तय नहीं कर सकती कि कब क्या होगा। वो झुक कर नैना की आंखों में देखते हुए बोला, तुमने निकाह किया है और अब तुम मेरी हो। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। नैना की आंखों में आंसू भर आए। वो एक लम्हे को पीछे हटी, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। ये गलत है, आप ये सब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जज्बात में आकर इसने निकाह का फैसला कर लिया, मगर जब इसकी कीमत चुकाने का वक्त आया तो इसके तोते उड़ गए। वो महज 18 साल की एक मासूम सी लड़की थी जिसने ज़िंदगी की हकीकत को जांचा ही नहीं था। आज जब बाप की गैर मौजूदगी में ज़िंदगी की असल हकीकत इसके सामने आई तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अहमद ने हाथ बांध कर एक कदम पीछे हटाया और लापरवाही से कंधे उचकाए। ज़बरदस्ती तो तुमने खुद दस्तखत किए हैं, मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था। अब ये बहस बेकार है, इसलिए बातें मना कर अपना और मेरा वक्त ज़ाया नहीं करो। मुझे वादा करके मुकरने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। नैना ने बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा, जैसे वहाँ से भागने का कोई रास्ता तलाश कर रही हूँ, मगर वो नहीं जानती थी इस वक्त इसके पास कोई इख्तियार नहीं था। वो अगर कुछ कहती भी तो डॉक्टर अहमद के पास जवाब पहले से तैयार होता, यहीं ले ले अपना हक, इसने मध्यम आवाज़ में कहा, जैसे आखिरी कोशिश कर रही हो। वो अब भी अस्पताल से नहीं जाना चाहती थी। इसके बाबा आईसीयू में थे और ऐसे कैसे वो अपने बाप को छोड़कर कहीं और चली जाती। डॉक्टर ने तंदिया अंदाज में हुनकारा, नैना मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, ये अस्पताल है, यहाँ कैमरे भी होते हैं, अपनी इज्जत खतरे में नहीं डाल सकता। नैना का दिल तेजी से धड़का। अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो खौफ और बेबसी के मिले जुले एहसास के साथ आहिस्ता से सर झुकाकर
फिर चलो मेरे साथ। अहमद ने दरवाज़ा खोला और हाथ से इशारा किया। नैना की आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर वो हार चुकी थी। वो धीरे धीरे उठती, रहस्य कदमों के साथ चलती दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहाँ अहमद पहले ही तफातेहाना मुस्कुराहट लिए खड़ा था। इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था जिंदगी में ऐसा मौका भी आएगा। जिस पुप्पो को हमेशा इसने माँ समझा था, इस पुप्पो ने इसकी जिंदगी बाप को अस्पताल तक पहुंचा दिया। अंधेरी रात की खामोशी में गाड़ी सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। अस्पताल की चकाचौंध रोशनियों से निकलकर वो अब अंधेरे में डूब चुकी थी, जैसे नैना की जिंदगी भी रोशनियों से अंधेरे की तरफ जा रही हो। वो पसीने में भीगी हुई सीट से लगी बैठी थी, इसका हाथ दबते हुए दिल पर था। वो खौफ ज़दा थी, बेहद खौफ ज़दा। डॉक्टर अहमद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। एक हाथ स्टीयरिंग पर था, दूसरा हाथ कार के गियर पर। चंद लम्हे बाद खामोशी रही, फिर अचानक हंसा। तो नैना बीबी, तुम हमेशा ऐसी ही हो। इसने गर्दन मोड़ कर इसकी तरफ देखा। नैना ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब? इसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर हैरान। मतलब ये कि तुम्हारी तरह की हसीन लड़कियां सबसे काम निकलवाना जानती हैं। अहमद ने हंसते हुए कहा, कभी मासूमियत दिखाकर, कभी आंसू बहाकर, और कभी इसने नैना को सर से पांव तक घूर कर देखा। अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर नैना का सांस रुक गया। इसने जल्दी से नजरें झुका ली और आहिस्ते से सरनफी में हिलाया। नहीं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी आवाज़ कांप रही थी। अरे मजाक नहीं कर रहा, अहमद ने कहका लगाया। ऐसी लड़कियां तो पैदा ही इसीलिए होती हैं, खूबसूरती से फ़ायदा उठाने के लिए। तुमने भी शायद सोचा होगा कि एक आंसू बहाकर, एक मासूम सी नज़र डालकर सब कुछ मुफ्त में हासिल कर लूंगी। नैना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। इसके आंखों में आंसू उतर आए। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसने मध्यम आवाज़ में कहा। मैंने तो कभी घर से कदम भी नहीं निकाला। मेरे बाबा ही मुझे सब कुछ ला कर देते थे। मैंने कभी किसी और से कुछ नहीं मांगा है। मैंने तंजिया हंसी हंसी हंसी। अच्छा, तो फिर आज क्यों निकली? क्यों किसी अजनबी से मदद मांगी? नैना ने बेबसी से अपनी मुट्ठियों को बंद किया। बाबा के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इनके लिए आपसे मदद मांगी है, बस इनका इलाज हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहमद ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और नैना की तरफ रुक किया। तुम वाकई बहुत मासूम हो या फिर चालाक, के अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। नैना ने नजरें झुका ली, आंखों से आंसू बहने लगे। वैसे तुम्हें किसी मर्द के साथ रात गुजारने का कितना तजर्बा है? अहमद की आवाज़ जहरीली हो गई। नैना के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। इसने घबरा कर अहमद की तरफ देखा, आंखों में बेयकीनी और खौफ था। क्या मतलब? इसके होंठ कांपने। मतलब ये कि पहली बार या फिर पहले भी किसी के साथ ऐसा कर चुकी हो? अहमद की मुस्कुराहट अब शरारत में बदल चुकी थी। नैना का चेहरा सुर्ख हो गया, आंसू तेजी से बहने लगे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, इसने रोते हुए कहा। एक लड़की? अहमद ने जहरीली हंसी हंसी। कौन सी लड़की? वो जो रात के अंधेरे में किसी मर्द के साथ गाड़ी में जा रही हो? नैना ने जल्दी से अपने बाजू खुद में लपेट लिए, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मजबूर हूँ। इसकी आवाज़ टूट रही थी। अहमद ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। हाँ, सब मजबूर ही होते हैं कुछ देर के लिए, वो धीरे से बोला। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। नैना की आंखों में वहशत छा गई। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगी, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। रास्ता खत्म हो चुका था। वो इस रास्ते पर चलने पर मजबूर थी। बंगले के दरवाजे पर पहुंचते ही अमर ने दरवाज़ा खोला और नैना को अंदर दाखिल होने का इशारा किया। कदमों की हल्की चाप और सांसों की बेतरतीबी के साथ वो अंदर दाखिल हुई। दिल किसी अनजाने खौफ से लरस रहा था। अंदर एक गहरी खामोशी थी, जैसे दीवार भी इस रात होने वाले वाकयात की गवाह बनने के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अहमद ने एक झटके से नैना की कलाई पकड़ ली, इसे अपनी तरफ खींचा। नैना घबरा गई, इसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। छोड़े मुझे, वो कलाई हाथ झटक कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अहमद की गिरफ्त मजबूत थी। क्यों? इस रात की कीमत दी है मैंने तुम्हें, अब पीछे क्यों हट रही हो? अहमद के लहजे में एक अजीब सी सख्ती थी, तंज था। नैना की आंखों में बेयकीनी थी। वो घबरा कर बोली, मैंने निकाह पाक नियत से किया है, आप अपना हक ले सकते हैं, मगर अभी रुक जाए। मेरे बाबा का इलाज होने दें, वो ठीक हो जाएं तो मैं आपको अपना सब कुछ सौंप दूंगी। अमर ने कहका लगाया। एक सफाक हंसी जो पूरे कमरे में गूंजी। निकाह? कौन सा निकाह? नैना, तुम्हें पता भी है कि जिस पर्चे पर तुमने दस्तखत किए थे वो दरअसल क्या था? नैना ने फटी फटी आंखों से इसे देखा। क्या मतलब? अहमद ने एक कागज़ मेज से उठाया और इसके सामने लहराया। ये वही कागज़ है जिस पर तुमने दस्तखत किए थे, जिस पर लिखा है कि अगर तुम्हारे बाप को कुछ हुआ तो अस्पताल किसी भी नुकसान का जिम्मेदार नहीं। नैना का दिल किसी ने जकड़ लिया, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये झूठ है, इसने लरजती आवाज़ में कहा। ये झूठ है, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। अमर ने कदम आगे बढ़ाया। तुमने खुद दस्तखत किए थे नैना, तुमने खुद अपनी रजामंदी दी थी। अब तुम मेरी हो। नैना के आंसू गालों पर बहने लगे। इसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार आड़े आ गई। वो बेबसी की इंतहा पर थी। खुदा के लिए मुझे जाने दे। इसकी आवाज़ दर्द और खौफ से भरी हुई थी। खुदा के लिए? अहमद ने तंजिया हंसी। खुदा का नाम अब ले रही हो? जब मेरे पास आई थी तब कहाँ था खुदा? नैना के सांसें बेतरतीब हो गई। वो मदद के लिए नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी, लेकिन यहाँ कोई ना था जिसे बचा सकता। वो बेबसी से रोती रही और फिर वो शख्स अपने शफाक इरादों के साथ इसके करीब आता चला गया। और फिर वही हुआ, एक बनते हवा को एक इब्ने आदम ने रौन दिया था।
अपनी हवस मिटाकर वो इसको कमरे में ही बंद करके जा चुका था। वो डॉक्टर अहमद था जो अपनी मर्जी का मालिक, वो ऐसा ही हुआ करता था। इसके वार्ड बॉयज लड़कियां लाकर देते और वो इनको इस्तेमाल करके बीच में छोड़ देता था। कमरे में गुप अंधेरा था, खिड़की पर भारी पर्दे लटके हुए थे, हवा रुकी हुई महसूस हो रही थी। फर्श पर सिमटी हुई नैना घुटनों में सर्दिये सिसक रही थी, आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी, दिल में टूट फूट मच चुकी थी। वो जैसे रुक सा गया था, हर लम्हा एक क़यामत की तरह गुजर रहा था। अचानक दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। नैना ने सर उठाया, सांसें बेतरतीब हो गई। वो खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो मुलाजिम था जो शायद रात के किसी बहर चुपके से आया था। बीबी जी, इसने धीरे से पुकारा। नैना ने रजती आवाज़ में कहा, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़, खुदा के लिए मुझे जाने। तो मुलाजिम ने एक पल के नज़रें चुराई, जैसे वो पहले ही जानता था कि ये इल्तिजा की जाएगी। बीबी जी, मैं नहीं कर सकता। अगर साहब को मालूम हो गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। मेरे पास आपको खाना देने आया हूँ, कुछ खा लें। जान आप में जान आ जाएगी। वो खुदा तरस बंदा था, जब भी कोई लड़की इसकी इस तरह आती तो वो इसकी मदद के लिए लाजमी आता। नैना रोते हुए इसके करीब आई। खुदा के वास्ते तुम्हारी भी कोई बहन बेटी होगी, मुझ पर रहम करो। मुलाजिम ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कोई सुन ना ले। इसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। बीबी जी, साहब ने हुक्म दिया है आप यहीं रहें और आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं। नैना के आंसू तेज़ी से बहने लगे। इसने थरथराते हाथों से मुलाजिम का दामन पकड़ लिया। क्या तुम्हारे दिल में ज़रा भी रहम नहीं? तुम जानते हो ना इस शख्स ने मेरे साथ क्या किया है। वो मुझे एक रात के लिए नहीं रखेगा, 2-3 दिन कैद में रखेगा। मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, अब मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा के लिए मुझे जाने तो। मुलाजिम ने बेचैनी से ज़मीन पर नजरें गाड़ ली। इसके अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी, अपने मालिक की वफादारी या इंसानियत का कर्ज। इसने एक गहरी सांस लिया, आहिस्ता से बोला, अगर मैंने आपको जाने दिया, साहब को मालूम हो गया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। नैना ने तड़प कर कहा, अगर तुमने मुझे यहाँ रखा तो मैं भी नहीं बचूंगी। तुम्हारे एक फैसले से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मुलाजिम का गला खुश्क हो गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने झुककर सरगोशी की, आहिस्ता से चलिए, किसी को खबर ना हो। नैना की आंखों में उम्मीद के किरण जागी। वो जल्दी से उठी, लरजते कदमों से इसके पीछे चल पड़ी। मुलाजिम ने दरवाजे से बाहर झाँकर, आधारी इंसान थी वो। नैना को इशारा करके बाहर ले आया और धीरे से सरगोशी की, यहाँ से सीधा दरवाजे की तरफ जाओ, पिछले दरवाजे से निकलना और कभी पलट कर मत आना। ये इंसान नहीं, दरिंदा है, हमेशा याद रखना। नैना ने एक गहरी नज़र इस पर डाली, आंखों में शुक्र गुजारी और खौफ था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। मुलाजिम ने दिल पर हाथ रखा, लंबी सांस ली, जैसे आज पहली बार इसने किसी सच में मदद की हो। लेकिन वो भी जानता था कि अगर इसके साहब को ज़रा भी खबर हो गई कि ये हरकत इसने की है तो इसकी जान ले जाएगी। इसीलिए वो बहुत एहतियात से वहाँ से गायब हो चुका था, मगर दिल में अब सुकून था कि इसने किसी की बेटी को इस तरह रुस्वा होने नहीं दिया। इसकी ज़ात से जितना हो सकता था इसने किया है। नैना इस बंगले से निकलकर सीधा अस्पताल की तरफ बढ़ी थी। जितनी हिम्मत थी वो इससे ज़्यादा भागी थी। और फिर कहते ही है ना, हिम्मत करने वाले को कभी कभी हार नहीं होती। अस्पताल की सफ़ेद रोशनियों के बीच नैना निढाल कदमों से चलती जा रही थी। आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण थी कि शायद वो वक्त पर पहुंच गई हो, शायद इसका बाबा ठीक हो, शायद कोई मुआवजा हो जाए। मगर जैसे ही इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई, वहाँ की खामोशी ने इसकी दिल में एक अजीब सा खौफ भर दिया। बाबा कहाँ हैं? वो कांपती आवाज़ में बोली। इसकी नज़रें नर्सों पर जमी थीं, जो नज़रें चुराते हुए पीछे हट गई। एक डॉक्टर आगे बढ़ा, चेहरे पर हमदर्दी के आसार थे, मगर अल्फाज का जहर नैना की रूह चीर गया। हम माजरत हुआ हैं, तुम्हारे वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। नैना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक कदम पीछे हटी, जैसे ज़मीन ने इसके कदम जकड़ लिए हों। नहीं, ये झूठ है, मैंने इन्हें देखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। देखो बेटा, हमने बहुत कोशिश की, मगर तुमने मतलूबा रकम वक्त पर जमा नहीं कराई, इसलिए इलाज शुरू नहीं हो सका। नैना को ऐसे लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो कांपती हुई कदमों से इसके बिस्तर तक पहुंची, जहाँ सफ़ेद चादर तनी हुई थी। इसने कपकपाते हाथों से चादर हटाई और बाबा का जामिद चेहरा सामने आ गया। वो जो हमेशा नैना के हर दुख का सहारा थे, आज बेहिस्सो हरकत पड़े थे। बाबा, इसके नभों से एक धीमा सा लफ्ज़ निकला और अगले ही लम्हे वो बेतहाशा रो पड़ी। बाबा उठे ना, देखिए मैं आ गई हूँ। बाबा मुझे छोड़कर मत जाए, मेरा आपके बगैर इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबा होश करे। इसके आंसू बाबा की बेजान हाथों पर गिरते रहे, मगर वो नहीं हिले। हकीकत का जहर इसकी रूह में उतर चुका था, मगर वो इसे कबूल करने को तैयार नहीं थी। वक्त गुजर रहा था और इसके बाबा को कफन पहना कर इनके घर के बरामदे में पहुंचा दिया गया। इससे लम्हे बाहर शोर उठा और रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। पुप्पी ज़मीन आगे बढ़ी और छोटी झूठी हमदर्दी दिखाते हुए नैना को संभालने लगी। नाना की चीखें बुलंद हुई। वो रोती हुई बाबा के सीने पर गिर गई। ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं कुछ कर पाती तो आज बाबा जिंदा होते। नैना की सिसकियां सबसे ज़्यादा तकलीफ देती।
जनाजे का ऐलान हुआ तो वो लड़खड़ाती मैयस के पास आई। बाबा बस एक बार आंखें खोल कर मुझे देख लें, मगर कोई जवाब न आया। जब जनाजा घर से उठा तो नैना के हाथों से एक गिरफ्त बाबा के कफन पर मजबूत हुई थी। नहीं, बाबा को ना लेकर जाएं, वो चीख रही थी, मगर किसी ने ना सुनी। वो जबरदस्ती हटा दी गई और जैसे ही जनाजा नजरों से ओझल हुआ, नैना जमीन पर गिरकर ठाड़े मारने लगी। इसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी, इसका सब कुछ छिन चुका था। जिस बाप ने इसे हाथों का छाला बनाकर रखा, आज वही बाप मरी दुनिया में इसे तनहा छोड़कर चला गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। इसके बाप के जनाजे को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन एक हफ्ते का दौरानिया इसके लिए किसी इज़ाब की मानिंद था। कमरे में उदासी वीरानी का रास्ता, खिड़की के पर्दे बेजान से लटक रहे थे, जैसे घर की हर कोने में खामोशी की चादर तनी हो। नैना बिस्तर पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा दर्द और बेरौनक। एक हफ्ता हो चुका था। बाबा की जुदाई का दर्द हर लम्हा इसकी रूह को काट रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नैना ने पलकें झपकाई, मगर कोई जवाब न दिया। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुद ही खुल गया। ज़रमीन बेगम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। नैना बेटा, इनकी आवाज़ हमदर्दी से लबरेज थी, लहजे में चाशनी खुली हुई थी, मगर नैना को इसमें कुछ ही और ही झलक महसूस हो रही थी। वो खामोशी से इन्हें देखती रही, जैसे अंदाज़ा लगा रही हूँ अब क्या होने वाला है। ज़रमीन बेगम बिस्तर के किनारे आकर बैठ गई। बेटा, मैं जानती हूँ तुम पर बहुत भारी वक्त है, मगर ज़िंदगी तो चलती रहती है ना। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी ये हमदर्दी महज एक तमहीद, असल बात कुछ और ही होगी। और अगर ऐसा ही हुआ। ज़रमीन बेगम ने एक लम्हे को तवक्कुफ किया और फिर बोली, देखो नैना, तुम अब अकेली हो, इस घर में अकेले कैसे रहोगी? और ज़माना बहुत जालिम है, तुम जब तक यूं ही बेसहारा ज़िंदगी गुजारोगी। नैना ने नज़र उठाए, इनके चेहरे को गौर से देखा। ज़रमीन बेगम ने गहरी सांस ली, जैसे अपने असल मकसद तक पहुंचने के लिए हिम्मत मुजतमा कर रही हूँ। अभी भी वक्त है। तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन यही है कि तुम इमरान से निकाह कर लो। कमरे में जैसे कोई बम सा फूट गया। नैना की आंखें हैरत से फैल गई, मगर वो खामोश रही। देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ये दुनिया अच्छी नहीं है, औरत का एक सहारा ज़रूर होना चाहिए। इमरान है ना, वो तुम्हें संभालेगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। नैना के होंठ कँपाए, मगर वो कुछ न बोली। बेटा, तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। ज़रमीन बेगम की आवाज़ में नरमी थी, मगर अल्फाज का धैर्य नैना के अंदर उतर रहा था। ये घर भी तुम्हारा नहीं रहा। अकेले लड़की का जीना आसान नहीं होता। नैना की नजरें खला में जा टिकी। बाबा के बगैर ये घर भी कब्र की तरह नदने लगा। इसके अपने वजूद की हैसियत भी क्या रह गई थी? वो अपनी इज्जत खो चुकी थी, सहारा भी कोई नहीं था। एक लंबी खामोशी छा गई। ज़रमीन बेगम बेचैनी से इसके जवाब का इंतजार करने लगी। नैना ने एक नज़र अपने हाथों पर डाली। जो जिंदगी के सब रंग हो चुके थे, वो टूट चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। आखिरकार इसने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। ये आवाज़ सही अंदर से आई थी। ज़रमीन बेगम की आंखों में एक चमक आ गई, चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट। वो अपनी जगह से उठी और खुशी से बोली, शाबाश बेटा, तुमने अक्लमंदी का फैसला किया है। जो मैं अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। ये कहते हुए इनकी आंखों में शैतानियत की चमक वाज़ेह थी। नैना के अंदर एक हौक सी उठी, मगर वो जब्त की थी। वो हार चुकी थी। अब बस जिंदगी के धारे में बहने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसके दिन से बेसाफ तो डॉक्टर अहमद के लिए बद्दुआ निकली, खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम दर दर भटकोगे डॉक्टर, तुम्हें सुकून नसीब नहीं होगा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, एक यतीम मस्कीन को। खुदा तुम्हें गारत कर दे। वक्त गुजरता रहा और ठीक एक हफ्ते बाद इनका निकाह हो गया। मेहमानों से कमरा भरा हुआ था, मगर खामोशी का आलम था। सिर्फ मौलवी साहब की संजीदा आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। निकाह की तैयारी मुकम्मल थी। मेज़ पर कुरान मजीद रखा था, एक तरफ हकमेहर के कागजात और निकाह नामा धरा था। इमरान सामने बैठा था। इसकी सामने रंगत पर जर्द रोशनी पड़ रही थी, जिससे इसका चेहरा और भी गहरा और पुरस्कार लग रहा था। पूरे बाल कदरे बिखरे हुए थे, लंबा लिबास आम सा, मगर नैन नक्श पुरकशिश। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेनियाजी थी, जैसे से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे निकाह कर रहा है। नैना दुल्हन बनी सफ़ेद लिबास में सर झुकाए बैठी थी। इसकी आंखें मुसलसल बरस रही थी। चेहरे की उदासी ने इसकी मासूमियत को मजीद नुमाया कर दिया था। मौलवी ने निगाहें झुकाकर निकाह के अल्फाज दोहराना शुरू किए। नैना बिनते सिद्दीकी, क्या आपको इमरान वल फहीम के साथ निकाह कबूल है? मौलवी की आवाज़ नैना के सामने सब कुछ गूंजने लगा। डॉक्टर अहमद का चेहरा, इसकी शैतानी मुस्कुराहट, बुखावा, इसकी बर्बादी, इसकी बेबसी। फिर बाबा का चेहरा, इसकी कमज़ोर हालत, इसकी आंखों में बेबसी, वो आखिरी सांस जो इसके बगैर ले चुके थे। नैना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में चकर लिया। वो कांप उठी, आवाज़ बेख्तियारी तेज़ी से बहने लगे। मौलवी साहब ने दोबारा सवाल किया, बेटी निकाह कबूल है? नैना की सांस उखड़ने लगी। इसे लगा जैसे वो एक बार फिर ऐसे फैसले के दहाने पर है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। मगर क्या वो पहले ही सब कुछ नहीं खो चुकी थी? इसके पास बचा ही क्या था? बेटी जवाब दे। नैना के होंठ कँपाए, आंखों में मौत जैसा अंधेरा उतर आया। एक हिचकी उभरी और रोते हुए कांपती आवाज़ में इसके लबों ने कहा, कबूल है। कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छाया। सबने नैना को हैरत से देखा, मगर वो अपना चेहरा घुटनों में छुपा चुकी थी। मौलवी साहब ने 3 बार निकाह के अल्फाज दोहराए। नैना हर बार सिसकती हुई बेजान आवाज़ में कबूल है कहती चली गई। दूसरी तरफ इमरान खामोश बैठा था।
اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ٹبری جیسے اسے اس نکاح کی زیادہ پرواہ نہ ہو، مگر پھر بھی اس نے سہولت سے قبول ہے کہہ دیا۔ آخر کو اس کی ماں نے جائیداد کا لالچ دیا تھا، وہ بھلا اتنی بڑی جائیداد کو چھوڑ کیسے سکتا تھا۔ نکاح مکمل ہوا، دعائیں پڑھائی گئی، مبارکباد دی گئی، مگر نینا کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ وہ ایک اور سودا کر چکی تھی اپنی زندگی کا، ایک اور جس میں شاید تباہی تھی، مگر وہ ہر طرح سے اپنی زندگی عمران کو سونپ چکی تھی۔ منظر تبدیل ہو چکا، زرمین بیگم کے گھر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے اسے عمران کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرے میں نیم روشنی، زردی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نینا سہمی ہوئی ایک کونے میں سمٹی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اس کا رب اس کی حفاظت کرے۔ چند لمحے گزرے، جب کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا، اس نے ڈر کر اپنا لباس مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ امید کر رہی تھی کہ عمران سلام کرے گا، مگر اچانک اس کی رنجی آواز کمرے میں گونجی۔ تو یہ ہے وہ معصوم صورت جس پر سب ترس کھاتے ہیں، کیا گھول کر پلایا ہے تم نے میری ماں کو، جو وہ تمہارے اوپر اتنی جان مار رہی ہیں؟ عمران نے کرفت لہجے میں کہا۔ نینا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، جب وہ مزید بولا، ایک نہ ایک دن تو بھی اس گھر سے بھاگ جائے گی نا، جیسے تیری ماں بھاگی تھی۔ نینا کا دل کانپا، اس نے نم آنکھوں سے عمران کو دیکھا، جیسے لفظوں سے اپنا دفاع کرنا چاہتی ہو، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ نینا کی آواز میں لرزش تھی۔ ثبوت کیا ہے؟ عمران نے استہزائی انداز میں کہا، اتنی خوبصورت ہے اور مجھے تو نہیں لگتا کہ تو اب تک پاک ہوگی، جیسے تیری ماں تھی تو بھی ویسی ہی ہوگی۔ اپنے یاروں سے کے ساتھ عشق لڑانے والی نینا کے وجود میں جیسے ایک زلزلہ سا آیا۔ اس نے میز پر رکھا قرآن پاک اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا سامنے رکھا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں پاک دامن ہوں۔ کمرے میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ عمران کے چہرے پر حیرت تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ ایسا کرے گی۔ وہ تو محض اس پر اپنا روب جمانے کے لیے ایسی باتیں بول رہا تھا، مگر اس کا اتنا شدید رد عمل، اس کی حیرت سے آنکھیں بڑی ہو گئی۔ قرآن پر ہاتھ رکھ دیا تو کیا میں فوراً یقین کر لوں؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے دی۔ نینا نے ہمت باندھ کر کہا، تم جو چاہو کہو، میرا رب جانتا ہے، میری سچائی جانتا ہے، میں پاک دامن ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ تو ڈاکٹر احمد میں کھو گئی تھی، اس کے لیے عمران کو اسی حساب سے جواب دے رہی تھی۔ عمران نے گہری سانس لی، اس کے انداز میں گہری لمحے کے لیے خاموشی آ گئی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نینا کوئی عام لڑکی نہیں جو جھوٹ بول کر اپنا دفاع کرے۔ چھوڑو یہ سب، عمران نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، یہ سب باتیں کر کے میرے جذبات پر اثر نہیں ڈال سکتی تم۔ نینا نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں، اس کے پاس اور کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ خاموش ہو گئی۔ پھر وہ ہوا جس کی عمران کو بالکل امید نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے قدم عمران کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ ڈر چکی تھی کہ اگر اس شخص نے بھی اس کو چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائے گی۔ عورت ہو کر اس نے پیش قدمی کی تھی اور ایڑی کے بل اونچی ہو کر اس نے اپنے ہونٹ عمران کے ماتھے پر سبز کیے، اور اسی پل عمران کی اس کے خوشبودار بدن میں کھوسا گیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی اور وہ اس کے حسن میں اس طرح کھویا تھا کہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ وہ لڑکی واقعی پاک نہیں تھی، بلکہ اس کی عزت تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نینا کے قدم تھوڑے لرز رہے تھے۔ رات کے تمام واقعات خواب کی مانند ذہن میں گونج رہے تھے، مگر آج کی صبح ایک نئی حقیقت لے کر آئی تھی۔ عمران اس کے ساتھ تھا، اس کا رویہ رات کے مقابلے میں مختلف تھا۔ کم از کم وہ نینا کو اب کسی لفظی حملے کا نشانہ بنانے والا نہیں تھا۔ نیچے پہنچتے ہی زرمین بیگم کی تیز نظریں نینا پر جم گئی۔ چند لمحے انہوں نے خاموشی اختیار کی، پھر ہنسی دبا کر بولی، آنا تو یہی تھا، تمہیں پھر انکار اور یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزت کا اتنا خیال تھا تو پہلے مان جاتی۔ نینا کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ جانتی تھی پھپھو کچھ نہ کچھ کہنے سے باز نہیں آئیں گی، مگر اس وقت ان الفاظ نے اس کے اندر کچھ توڑ پھوڑ کی۔ عمران جو خاموشی سے کھڑا تھا یکدم آگے بڑھا اور کرفت لہجے میں بولا، بس اماں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب مزید تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ صبح کی شادی کی پہلی صبح سکون سے رہنے دے۔ زرمین بیگم نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، بیٹا میں تو سچ کہہ رہی ہوں، آخر مان تو گئی ہے نا، پھر یہ اتنی خودداری دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں یا ان زخموں پر نمک چھڑک رہی ہیں؟ جو گزر گیا اسے بار بار دہرانے سے کیا ملے گا؟ نینا نے چونک کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ رات جس شخص نے اس پر الزام تراشی کی، آج وہی اس کے لیے کھڑا تھا، شاید اس کی پیش قدمی اس کے کام آ رہی تھی۔ زرمین بیگم نے ناگواری سے ہاتھ جھٹکا، تو کیا میں کچھ بول بھی نہیں سکتی؟ بیٹے کی شادی ہوئی ہے، ایک ماں کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ عمران نے گہری نظر ماں پر ڈالی، سنجیدگی سے بولا، اماں، نینا اب میرے نکاح میں چاہیے جیسے بھی ہوئی ہے، جو بھی حالات رہے ہیں، مگر اب یہ میری عزت ہے، میری بیوی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے بار بار اس کے ماضی کے نام پر شرمندہ کریں۔ نینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ وہی عمران تھا جس کو دیکھنا بھی وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ اس کو سمجھتی آئی تھی۔ زرمین بیگم نے برا سا منہ بنایا، چلو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتی، بس اب تم دونوں اپنا خیال رکھنا۔ عمران نے نینا کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، چلو تمہیں ناشتہ کرنا ہے۔ نینا خاموشی سے سر جھکا کر چلی گئی، مگر دل میں ایک سوال اٹھ رہا تھا، کیا عمران واقعی بدل رہا ہے یا یہ محض وقتی جذبات تھے؟ وہ دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ ایک مہینے بعد نینا کچن میں کھڑی چائے کے کپ ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ صبح سے معمول کے کام میں مصروف تھی، مگر آج صبح سے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔
अभी वो चाय लेकर बाहर निकली ही थी कि ज़रमीन बेगम की आवाज़ सुनाई दी, लड़की चाय ले आओ, कितना वक्त लगा रही हो तुम। नैना ने जल्दी से ट्रे संभाली और दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही ज़रमीन सामने आई अचानक ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। सर टकराया, ट्रे हाथ से छूट गई और वो तेज़ी से पीछे हटी, लेकिन संभल नहीं पाई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और सब कुछ धुंधला पड़ गया। हल्की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, कोई इसे पुकार रहा था, कोई इसकी काल थपथपा रहा था, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। जब आंख खुली तो वो सफ़ेद चादर से ढके बिस्तर पर थी, इर्द गिर्द हल्की हल्की रोशनी थी और इमरान और ज़रमीन पास खड़े थे। ज़रमीन बेगम की आंखें खुशी से चमक रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर नैना के सर पर हाथ फेरा और मोहब्बत भरे लहजे में बोली, नैना तुम माँ बनने वाली हो और मैं दादी। हाय अल्लाह, कहीं मैं खुशी से मर ना जाऊँ, चहक कर बोली थी। नैना को लगा जैसे वक्त थम गया हो। ये जुमला सुनते ही एक अजीब सा एहसास दिल में उतरा, कोई अनजानी खुशी, कोई नामालूम खौफ। वो हैरान नज़रों से ज़रमीन बेगम को देखने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़रें इमरान की तरफ उठाई। इमरान का चेहरा वह मामूली तौर पर संजीदा था, वो कुछ नहीं बोला, मगर बस खामोशी से इसे देखता रहा। नैना ने एक पल को सोचा कि वो कुछ कहे, शायद मुबारकबाद दे, शायद खुशी का इजहार करे, मगर वो तो बिल्कुल खामोश था। नैना की आंखें खुद ब खुद भीगने लगी। इसने हाथ अपने पेट पर रखा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हूँ कि वाकई एक नन्ही सी जान इसके अंदर परवान चल रही है। मैं माँ बनने वाली हूँ, वो खुद से सरगोशी में बोली। ज़रमीन ने मुस्कुराकर इसके माथे पर बोसा दिया। हाँ नैना, तुम एक अजीम मकाम पर पहुँचने वाली हो। ये खुशी हर औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती है। नैना ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर दिल में कई जज्बात उमड़ आए थे। क्या वाकई इस खुशी के काबिल थी? क्या इमरान इसे अपनाएगा? इमरान की खामोशी इसके दिल में कई सवाल उठा रही थी और वो बेहद अहम अहम हो चुकी थी। वक्त और तेज़ी से गुजरना शुरू हो गया। 3 महीने का अरसा बीत गया। इसी अरसे के दौरान इमरान ने इसका बहुत ख्याल रखा। इसने एक बार भी मुबारकबाद नहीं दी, मगर इसके हर अमल से मालूम होता था वो इसके लिए बहुत मायने रखती है। घर के बरामदे में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर नारंगी रंग बिखरा था। ज़रमीन बेगम लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी, जबकि इमरान पास ही सीढ़ी पर बैठा था। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर ये खामोशी बोझल नहीं थी, वो सुकून बख्श थी। चंद लम्हे बाद ज़रमीन बेगम ने इमरान को गौर से देखा, संजीदा लहजे में बोली, तुम जो नौकरी कर रहे हो इस फर्ज से हटना मत। अब तुम बाप बनने वाले हो ना, होश के नाखून लो। इमरान जो अब तो खामोश था, गहरी सांस लेकर मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखकर बोला, हाँ माँ मैं जानता हूँ। नैना जो अंदर चाय तैयार कर रही थी, जैसे ही ट्रे उठाकर बाहर आई, इमरान के जुमले कानों में पड़े। इसके कदम एक पल के लिए ठिठक गए। वो हैरान नज़रों से अपने शौहर को देखने लगी। वो औलाद की बात पहली बार कर रहा था। इमरान की आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। वो शायद खुद से या किसी और के लिए जी रहा था। वो धीरे मगर मजबूत लहजे में कह रहा था, यह एहसास मेरे लिए खुशकिस्मती से कम नहीं कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे तो ऐसे ही लग ही नहीं रहा कि मेरे अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। नैना के दिल की धड़कन तेज़ हुई है। वही इमरान था जो हमेशा सख्त और बेपरवाह लगता था, जो अपनी ज़ात के अलावा किसी के लिए नहीं सोचता था, मगर आज इसके लहजे में खुशी थी, एक नरमी थी, एक मजबूत इरादा था। इमरान ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली, जैसे खुद से वादा करने वालते हुए बोला, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा अपनी नौकरी और कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा एक बाप के साये में बड़े फ़ख्र से परवान चढ़े। जिस तरह मैंने बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारी है, मैं अपनी औलाद को कभी ऐसी ज़िंदगी नहीं दूंगा। इसके पास वो सब कुछ हो जो मैंने खो दिया। नैना की आंखें नम हो गई। इसने अपनी सांस बहाल की और आहिस्ता कदमों से चलती हुई चाय की ट्रे सामने रखी। ज़रमीन बेगम ने मुस्कुराकर बेटे के कंधे पर हाथ रखा। यही बात अगर पहले समझ जाते तो आज तुम्हें ये सब साबित करने की ज़रूरत ना पड़ती, मगर मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी को संवारने का फ़ैसला किया है। इमरान ने माँ की तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ली। शायद अब वक्त ने मुझे बदल दिया है माँ। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो मुझ पर फ़ख्र कर सके। मैं चाहता हूँ कि नैना को किसी दिन ये सोचना ना पड़े कि इसके बच्चे का बाप कैसा था। नैना ने नज़रें झुका ली। दिल की गहराई में एक अनजाने खुशी ने जन्म लिया। शायद वो पहली बार इमरान को इतने खलूस और एहसास से भरा देख रही थी, और जितना ख्याल वो इसका इन दिनों रख रहा था बस यही काफ़ी था इसके दिल में इमरान के लिए जज्बात पैदा करने के लिए। और वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और पूरे 6 महीने का अरसा बीत चुका था। अस्पताल की राहदारी में हल्की सी खामोशी थी। नैना अपने 6 माह के हमल के साथ मुहतात कदम उठा रही थी और इमरान इसके साथ था, हमेशा की तरह महाफिज बन के इसका ख्याल रखने वाला। आज वो अपना मामूल का चेकअप करवाने आई थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इत्तफाकी तौर पर इमरान किसी काम से बाहर की तरफ गया और इस्तकबालिया से बात कर रही थी। वो भी इस्तकबालिया पर बात ही कर रही थी जब एक मायूस सी आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। नैना! वो चौंक कर मुड़ी और सामने डॉक्टर अहमद को खड़ा पाया। वो बेचैन था, इसकी नज़रों पर हैरानी थी और खुशी का इम्तजाज था। जैसे ही नैना को देखा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा, जैसे बरसों बाद कोई चीज़
मिली हो, ऐसे कैसे? तुम कहाँ चली गई थी नैना? मैंने तुम्हें ढूँढने की बहुत कोशिश की। अहमद की आवाज़ जज़्बात से लबरेज़ थी। नैना पल भर के लिए कुछ बोल ना सकी। तुम हामिला हो? अहमद के लहजे में बेयकीनी थी, फिर फ़ौरन बोला, ये बच्चा मेरा है ना? नैना की आँखें फटी की फटी रह गई। वो पल भर के लिए साकत हो गई। एक लम्हे के लिए इसे लगा जैसे ज़मीन इसके पैरों तले से खिसक रही हो। इस बारे में तो इसने सोचा ही नहीं था। नैना, मैंने तुम्हें बहुत ढूँढा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा। अहमद की आवाज़ में गहरी शिद्दत थी। नैना एक लम्हे के लिए सोचा, डॉक्टर अहमद, अमीर, तालीम याफ्ता, बंगले गाड़ी वाला शख्स, अगर वो इसके साथ होती तो शायद इसकी ज़िंदगी संवर जाती। वो हमेशा के लिए हर दुख से आज़ाद हो जाती। मगर ये ख्याल महज एक लम्हे के लिए आया। इसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मेरा निकाह हो चुका है। अहमद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, मगर वो जल्दी ही संभल गया। नैना, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। वो सब मैंने मजाक में किया था। मैं तो निकाह करना चाहता था। मैं मौलवी को लेने गया था इस दिन, मगर तुम। नैना की आंखें हैरानी से फैल गई। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मध्यम आवाज़ में बोली, फिलहाल मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरा शौहर बाहर खड़ा है। अमर ने नीम मुस्कुराया और जेब से एक कार्ड निकालकर इसकी हथेली पर रख दिया। ये मेरा नंबर है, जब भी चाहो कॉल कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नैना ने कागज़ को बेध्यानी से देखा और फिर आहिस्ता कदमों से बाहर की तरफ चल दी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, इमरान इसके लिए करीब आया और एहतियात से इसका बाजू थाम लिया, जैसे वो किसी कीमती चीज़ को संभाल रहा हो। इसके होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। नैना, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी इस तरह बदल सकती है। इतनी नेक बीवी मुझे मिल सकती है। नैना का दिल ज़ोर से धड़का। डॉक्टर बोल रही थी कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसी बीवी मिली है। ये शख्स जो कभी इसके लिए अजनबी था, आज इसकी हिफाजत करने वाला बन चुका था। जो एक लम्हे के लिए भी इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और वो शख्स जो दावा करता था कि निकाह करना चाहता है, अगर नीयत सच्ची होती थी और निकाह पहले करता, फिर इसके करीब आता। कहना की आंखें धुंधलाने लगी, मगर ये आंसू किसी खुशी के नहीं थे, बल्कि किसी फैसले पर पहुंचने के थे। इसने इमरान के सीने पर हाथ और खामोशी से अपने हाथ में मौजूद वो कागज़ नीचे गिरा दिया। हवा के झोंके ने कागज़ को धीरे से उड़ा दिया।